हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी रसायन विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये जो क्लासेस हैं ये छत्तीसगढ़ या ऑल इंडिया आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और जिसमें साइंस का वेटेज है, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं इसमें आपको प्रॉपर नोट्स भी दूंगा, PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा और साथ ही साथ सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं क्लास नोट्स वाइज कवर कराऊंगा जो कि एनसीईआरटी के बेस्ड है। तो आज हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 4। इससे पहले यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो इससे पहले जाइए, उससे पहले देखिए, तब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी आज के टॉपिक परमाणु की संरचना के बारे में। इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अभी आप जल्दी जाकर ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ फ्री मिलेगी। इन फ्यूचर ये पीडीएफ पेड होने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो चलिए, आज की हमारी टॉपिक है परमाणु की संरचना, जो कि क्लास नंबर 4 है। आइए देखते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर परमाणु क्या है। तो परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। पदार्थ जिससे मिलकर बना है वो क्या है? परमाणु। या एक और तथ्य कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा परमाणु। तो यह किसी तत्व का ऐसा सूक्ष्म भाग होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण पाए जाते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले सकता है। और एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। और पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ ऐसा ऐसा चीज ऐसा तथ्य जो कि स्थान घेरता है और जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, वो क्या है? पदार्थ। इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बात कर रखी। चलिए अब आगे देखते हैं कि अणु और परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु जैसा कि मैंने बताया कि तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक अणु, एक, ठीक है, एक परमाणु। और वही अणु क्या है? दो या अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है और यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये कैसे? कि जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये क्या कहलाएगा? अणु, हाइड्रोजन का अणु। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का जब दो परमाणु मिलता है तो क्या कहलाएगा? एक अणु। अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर एक अणु बनता है। ठीक है, आप जैसे ऑक्सीजन का देख सकते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन एक परमाणु है, लेकिन जब आपस में ये दो है ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? ऑक्सीजन के अणु। ठीक है, अब आते हैं आगे। तत्व, परमाणु और अणु का संबंध क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्व। तो एक जैसे परमाणुओं से बना क्या कहलाएगा? तत्व कहलाता है, जो केवल एक जैसे परमाणु से मिलकर बनता है। वहीं परमाणु जो होता है वो तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। अगर हम किसी तत्व को तोड़ते हैं तो सबसे छोटा जो मिलेगा वो हैगा परमाणु। और वहीं अणु की अगर मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण है लोहा। लोहा क्या है? एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना है, इसीलिए क्या है ये? तत्व। ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, जैसे आयरन। ठीक है, तो इसीलिए आयरन क्या है? एक तत्व है। जैसे ये आप उदाहरण देखिए, यहाँ पर आप सर्कल में देखेंगे कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या है? ये तीनों ही परमाणु है जो कि सिंगल है ना। अब जब ये पेयर्ड फॉर्म में अर्थात जोड़ों की अवस्था में होंगे, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गए तो अब ये बना दिए हाइड्रोजन अणु। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल गए तो ये मिलकर बना दिए ऑक्सीजन अणु। अब जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? यौगिक। इन सभी को हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु, देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाए? H2O। ठीक है, और इनका अनुपात हमेशा 2:1 का होता है। तो जिस यौगिक का, है ना, ये निश्चित क्या है? एक रासायनिक सूत्र होता है। प्रत्येक यौगिक का एक रासायनिक सूत्र रहता है, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
भारतीय दर्शन में परमाणु, परमाणु की हम व्याख्या भारतीय दर्शन के संदर्भ में करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि पंच महाभूत, जिसके अंतर्गत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश आते हैं। आप चित्र में समझ सकते हैं, एयर अर्थात वायु, फायर आग, वाटर जल, अर्थ पृथ्वी और आकाश में क्या विस्तृत है, ईथर। इन पांचों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं जिन्हें पंच महाभूत की संज्ञा दी गई है। अब इसी में से महर्षि कणाद ने एक परमाणुवाद दिया था, जिसके आधार पर इन्होंने केवल 4 तत्वों को ही लिया, जिसके अनुसार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 4 तत्वों को ही उन्होंने अपने परमाणुवाद में शामिल किया था। इन्होंने आकाश को नहीं स्वीकारा था। इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब महर्षि कणाद ने, है ना, वैशेषिक दर्शन दिया था, जिसके आधार पर इन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ को बार बार विभाजित करने पर एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। मैं एक कोई पदार्थ लेता हूं, अब मैं इसको इतना तोड़ता हूं, इतने छोटे कणों में तोड़ता हूं कि वो सबसे लास्ट कण एक ऐसा बचेगा जो कभी भी टूट नहीं सकता। तो जो नहीं टूट सकता वही क्या होगा, परमाणु कहलाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। यह एक दार्शनिक सिद्धांत था और इसमें कोई प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं था। मतलब सिर्फ इन्होंने अपने दर्शनवाद के अनुसार इस सिद्धांत को दिया था। इसमें कोई भी प्रायोगिक प्रमाण नहीं था और विज्ञान प्रायोगिक प्रमाणों के आधार पर चलता है। चलिए, तो सबसे पहला वैज्ञानिक जो परमाणु की थ्योरी को साइंटिफिक रूप से दिया वो कौन था, तो वो था जॉन डाल्टन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने वर्ष 1803 में, है ना, ये परमाणु की थ्योरी दी थी। ये यूरोप के ब्रिटेन के रहने वाले थे। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, इसकी विशेषता देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। और दूसरा, किसी एक तत्व के सभी परमाणु हमेशा एक जैसे होते हैं और उनके आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण भी समान ही होते हैं। तीसरा है, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है। अविभाज्य का तात्पर्य है परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, इसके बारे में आगे और हम थ्योरी देखेंगे, क्योंकि परमाणु को तोड़कर ही हमने आगे बहुत सारा अध्ययन किया है, जैसे परमाणु बम का निर्माण। तो आगे हम इसकी सीमाओं को भी देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु नई नई व्यवस्थाओं से जुड़ते हैं और लेकिन टूटते कभी भी नहीं, बस इनकी अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डाल्टन का महत्व क्या है। कि डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक रूप में परमाणु की अवधारणा दी थी। और अगर मैं दार्शनिक विचार के आधार पर कहूं तो किसने दी थी, महर्षि कणाद ने। उन्हें उनके सिद्धांतों ने भविष्य के वैज्ञानिक मॉडलों को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं इनकी सीमाएं क्या थी, किस आधार पर इन्होंने अपनी कमियां दिखाई। चलिए, आज हमें ज्ञात है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, जबकि इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। इसका देखिए, आज परमाणु का भी विभाजन हो सकता है और परमाणु नष्ट हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था, परमाणु नष्ट नहीं होते, लेकिन आज वर्तमान दृष्टि से परमाणु नष्ट हो सकते हैं और परमाणु बम इसका जीता जागता उदाहरण है। तीसरा है, एक ही तत्व के आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक हो सकते हैं एक ही तत्व के। तो देखिए, आइसोटोप क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की मैं समस्थानिक की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक हमेशा समान। जैसे देखिए, 1 1 1 ये नीचे में है वो परमाणु क्रमांक, लेकिन जिसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे 1H1 प्रोटियम का, ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2, वहीं ट्राइटियम का होता है 1H3। तो प्रोटियम का द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्राइटियम का 3। तो इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों में ही एक है। तो यही होता है समस्थानिक। इस प्रकार से इनमें कुछ कमियां थी। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि परमाणु का विभाजन किस प्रकार से हुआ और नए नए इसमें आपको प्रतीक देखने को मिलेंगे। देखिए, परमाणु में पाए जाने वाले कौन कौन से कण, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, कण का नाम यहां पर दिया है, कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है ई से, और प्रोटॉन से दर्शाया जाता है पी प्लस से, है ना, क्योंकि ये धनावेशित होते हैं। वहीं न्यूट्रॉन को एन जीरो से, क्योंकि इनमें कोई भी आवेश नहीं होता। देख सकते हैं आप, यहाँ पर चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पर इनका द्रव्यमान भी देख सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31, और फिर वैसे प्रोटॉन का है 1.6725 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का है 1.6748 इंटू 10⁻27। तो इस प्रकार से इनके द्रव्यमान को अलग अलग किया जा सकता है। तो सबसे भारी क्या है, तो सबसे भारी होगा न्यूट्रॉन, उसके बाद उससे कम प्रोटॉन, और सबसे हल्का होगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो भार में है बहुत ही कम पॉइंट में अंतर होता है। देखिए, इन दोनों में प्रोटॉन का है 1.6725, वहीं न्यूट्रॉन का है 1.6748। देखिए, इतने का ही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, और मतलब अगर हम बोल सकते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार लगभग समान होता है, ठीक है। अब देखिए, इनके खोजकर्ता को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है, ठीक है। और वहीं प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। तो देखिए, इनका सन भी याद रख सकते हैं अपन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी, तो सन 1897 में जे थॉमसन द्वारा। वहीं प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा। लेकिन गोल्डस्टीन ने सिर्फ प्रोटॉन का खोज किया था कि इस प्रकार से धनावेशित कण होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का प्रोटॉन नाम किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है, तो ये दिया था रदरफोर्ड ने, आपको याद रखना है। अब आते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, जो जिनमें कोई आवेश नहीं होता। अब देखिए, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा नाभिक। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 कण होते हैं, इसमें से न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेश। और परमाणु के जो बाहरी कक्षा में है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं, जिनमें ऋण आवेश होता है, ठीक है। अब एक और चीज आपको महत्वपूर्ण तथ्य देख लेना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा ही ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने बताया था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार मिलाकर ही परमाणु का कुल भार होता है। अर्थात परमाणु का जितना भार होता है वो न्यूट्रॉन के भार का योग तथा प्रोटॉन के भार के योग के बराबर होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो सन 1897 में इन्होंने जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, है ना। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि ऋण आवेशित होते हैं। अब इन्होंने इसके लिए कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया था। तो इस प्रयोग को हम याद नहीं रखेंगे, इसकी थ्योरी को याद रखेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, थ्योरी के आधार पर हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। देखिए, एक गोला है जिसमें क्या है, धन आवेश है ना, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक केक में किशमिश जैसे फैले होते हैं। जैसे ये मानूं मैं एक केक है, ठीक है, केक है, अब इसमें छोटे छोटे किशमिश है ना। तो ये जो केक है, ये है धनावेशित गोला, धन आवेश। और वहीं ये जो छोटे छोटे क्या है, किशमिश है, यही है इलेक्ट्रॉन। इनके आधार पर तो इन्होंने ही वाटरमेलन थ्योरी दी थी। आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या है, उदासीन होते हैं, क्योंकि धन और ऋण आवेश की कुल मात्रा बराबर होती है। देखिए, तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि प्लस और माइनस, है ना, अगर है यहाँ पर तो एक प्लस एक माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर से कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो इसमें क्या है, कोई भी आवेश होगा क्या, तो नहीं। इन्होंने इस आधार पर कहा क्योंकि परमाणु में धन आवेश की मात्रा और ऋण आवेश की मात्रा बराबर है, इसलिए वे विद्युत उदासीन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाटरमेलन थ्योरी इन्होंने दिया था, जिसके आधार पर जो तरबूज है, खरबूजा है ना, यहाँ पर इसमें जो लाल वाला भाग है ना, लाल वाला, देखिए लाल वाला भाग है, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और वहीं इस तरबूज में छोटे छोटे बीज होते हैं, बीज देख सकते हैं, काले काले बीज। तो इसी को इन्होंने क्या कहा,
इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, तो इन्हीं ने वाटरमेलन मॉडल दिया था जिसमें लाल भाग क्या है, प्रोटॉन है, और जो इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल दोनों सेम है। प्लम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और पुडिंग का मतलब होता है प्रोटॉन। आपको ये चीजें याद रखनी, ठीक है। अब इसमें थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां भी थी, तो इन कमियों को देखते हैं। तो इन्होंने परमाणु में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने बताया था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस नाभिक का कोई भी उल्लेख नहीं किया है, ठीक है। यह नहीं समझा सका कि आखिर परमाणु स्थिर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं, फिर भी ये स्थिर क्यों है। यह स्पष्ट नहीं किया कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित क्षेत्र में बिखरे कैसे रहते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने इसे बीज की संज्ञा दी है। तो आखिर किस प्रकार से ये बिखरे होते हैं, ये इन चीजों को समझाने में असफल रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की ओर। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक मॉडल दिया था। तो वैज्ञानिक का पूर्ण नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने गोल्ड फाइल का प्रयोग किया था। चलिए अब देखते हैं आखिर इन्होंने कैसे ये प्रयोग किया था। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये गोल्ड फाइल अर्थात सोने की पन्नी होती है ना। और चारों ओर एक फोटोग्राफी प्लेट रख दिया और यहां पर से अल्फा कणों का बौछार किया। तो मैं बता देता हूं कि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। इस आधार पर इस प्रयोग को हम समझेंगे। तो प्रयोग की विधि हमने देखी, चलिए देखते हैं। एक पतली सोने की परत पर अल्फा कणों की बौछार की गई। उन्होंने कणों की प्रत्यास्थता और विक्षेपण का अध्ययन किया। अब देखिए यहां पर से उन्होंने अल्फा कणों को ऐसे पूरा प्रक्षेपित किया। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे इस फॉइल को क्रॉस करके सीधे निकल गए और ये जो फोटोग्राफी प्लेट के इस छोर पे टकराते सीधे निकल गए, ठीक है। लेकिन कुछ जो अल्फा कण हैं ये थोड़े थोड़े विक्षेपित हुए इधर इधर, है ना, थोड़े थोड़े विक्षेपित हुए। और जो कुछ कण हैं सीधे उसके विपरीत दिशा में ही उल्टे वापस हो गए। तो इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले, चलिए देखते हैं। तो इन्होंने प्रमुख ऑब्जर्वेशन क्या किया कि अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अधिकांशतः क्या है, रिक्त है, क्योंकि ये सीधे निकल गए अर्थात इसमें परावर्तन के लिए कोई सतह नहीं थी, कोई अवरोध नहीं था। इसलिए इन्होंने कहा कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त है। और फिर देखा कि कुछ कण विक्षेपित हुए, अर्थात विक्षेपित कब होगा, क्योंकि अल्फा कण क्या है, धन आवेशित है। तो धन आवेश कब प्रतिकर्षित करेगा, जब वो धन आवेश से टकराएगा। तो उन्होंने कहा कि धन आवेश से टकराकर कुछ विक्षेपित हो गए। इसी के आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वहां पर क्या है, धन आवेश भी मौजूद है। अब बहुत कम कण सीधे पलटे, तो वहां क्या इन्होंने अनुमान लगाया कि वहां ठोस केंद्रीय भाग है। इसे ही उन्होंने क्या कहा, नाभिक की संज्ञा। ठीक है, अब चलिए रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। दूसरा है परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक भी होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक पे, है ना, वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ये परमाणु है, इसके कक्षा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करते होते हैं, ठीक है। और नाभिक में संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित होता है, ठीक है। तो परमाणु का अगर मैं संपूर्ण द्रव्यमान कहूं या फिर संपूर्ण धनावेश कहूं तो वो कहाँ केंद्रित होता है, तो वो परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है रदरफोर्ड के परमाणु के अनुसार, ठीक है। चलिए अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी, आगे हम देखते हैं। तो इन्होंने विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार कोई भी घूमता आवेश कण ऊर्जा खोता है, इसके बारे में नहीं बता पाया। और ऊर्जा खोते खोते इलेक्ट्रॉन नाभिक में भी गिर जाएगा। अब देखिए ये परमाणु है, ठीक है, इसके कक्षक हैं, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि बार बार यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, अब कोई भी कण अगर बार बार चक्कर लगा रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, क्षय करेगा। और एक वक्त ऐसे आएगा कि ऊर्जा उसमें बहुत कम हो जाएगी और जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाएगी वो नीचे नीचे आते जाएगा और अंततः नाभिक में ही गिर जाएगा। इस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति नहीं होगी, ठीक है। इसे इससे परमाणु स्थिर नहीं रह पाएगा, लेकिन ऐसा
होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, गिर तो जाना चाहिए उसे, लेकिन वो गिरता नहीं है। अब मॉडल यह नहीं समझा पाया कि परमाणु स्थिर आखिर कैसे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था आखिर कैसी होती है, जो जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन नीचे आकर नाभिक में नहीं गिरते हैं। ठीक है, ये सभी समझाने में ये असमर्थ रहा। अब आते हैं फाइनल और लास्ट जो थ्योरी है, नील्स बोर का परमाणु। ये सबसे ऑथेंटिक होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आखिर नील्स बोर का ये परमाणु मॉडल आया क्यों था। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की गति तो बताई, है ना, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति तो बताई, लेकिन वह यह नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्थिर आखिर कैसे रहते हैं, कौन से ऑर्बिट अर्थात कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ऊर्जा क्यों नहीं निकलती और इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरता। ठीक है, तो चलिए इन कमियों को नील्स बोर ने सन 1913 में अपनी थ्योरी से दूर किया। आगे पढ़ते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल। तो इन्होंने सन 1913 में मॉडल प्रस्तुत किया, है ना, और इन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इस थ्योरी को दिया था, इसका यूज किया था। ठीक है, अब देखते हैं मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी, थोड़ा सा बस इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण निरंतर नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, है ना, जिसे क्वांटा कहते हैं। इन्हें क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। और यह सिद्धांत बोर मॉडल की नींव बना। देखिए मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है, हम आगे क्वांटम सिद्धांत पे जरूर पढ़ने वाले, तो इसे स्किप करके हम सीधे नील्स बोर की ओर आते हैं। बस इतना जान लेते हैं कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब आगे देखते हैं कि बोर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। यहाँ पर जो परमाणु आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक निश्चित कक्षाओं पर घूमा है। ठीक है, यहाँ अंदर का इलेक्ट्रॉन भी निश्चित एक कक्षाओं में ही घूमता रहता है। ठीक है, इन कक्षाओं को के, एल, एम और एन नाम दिया गया। देखिए पहला कक्षा है के, दूसरा है एल, तीसरा है एम और चौथा है एन। और उसी प्रकार से इन्हें अंक में भी निर्धारित किया गया, जैसे के को क्या है 1, एल 2, एम 3, एन 4। ठीक है, इस प्रकार की से ये इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है, विभिन्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहता है, इनके अनुसार जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहता है वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता, वह समान ऊर्जा के साथ उस कक्षा में गति करता है। क्योंकि समान ऊर्जा के साथ उस कक्षा में गति करता है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा क्षय करके नीचे नाभिक में नहीं गिरता है। ठीक है, अब चलिए बोर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु की बात करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होते हैं। तो सबसे पहले आता है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, संख्या में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र है 2n²। यहाँ पर n क्या है, कक्षा की संख्या। चलिए मैं निकाल के बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं k की बात करूं तो k में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है तो मैं फॉर्मूला में रखूंगा 2n²। तो n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 1। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। आप यहाँ पर दे सकते हैं 1 और 2। उसी प्रकार से l के लिए मैं रखूंगा, मैं यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा 2n²। अब n के जगह में मुझे क्या रखना है 2। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। ठीक इसी प्रकार से m के लिए मैं रखूंगा, तो m के लिए मुझे n की वैल्यू 3 रखनी है। तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 2 9 × 2 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमें m में देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार n के लिए 2 × n की जगह में 4 रखेंगे। ठीक है, 16 × 2 अर्थात 32। इस प्रकार से n में 32 हो। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम देख सकते हैं। ठीक है, अब बोर मॉडल के आखिर क्या लाभ हैं। तो इसने परमाणु की स्थिरता को स्पष्ट किया और ऑर्बिट्स अर्थात कक्षा में ऊर्जा के स्तर दिए के, एल, एम, एन। और रदरफोर्ड की ज्यादातर कमियों को इसने दूर किया था। अब बोर मॉडल की सीमाएं देखें तो यह केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए सही है, और वहीं एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था ये नहीं बता सका। चलिए अब इस आधार पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है परमाणु की खोज किसने की है। ठीक है, परमाणु की खोज यहाँ पर बोला गया है, तो आपका ऑप्शन है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर या महर्षि कणाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दार्शनिक सिद्धांत था महर्षि कणाद का।
इसके आधार पर उन्होंने परमाणु का सिद्धांत की व्याख्या की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1897 में। अब आते हैं तीसरा है प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल, इसे ही वाटरमेलन थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, सर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज आप बताएंगे, ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और चैडविक। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर आपको देना है, वो भी कमेंट बॉक्स पे। तभी मैं मान पाऊंगा कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी और मुझे इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाइक कीजिएगा यार, तभी मुझे लगेगा कि मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप उन तथ्यों को भी बताइए, हाँ आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ और इसकी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पांचवा है न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में की गई? यहाँ पर आपका ऑप्शन है, आपको उत्तर देना है। ये छठवा है बोर के परमाणु मॉडल में कक्षाओं को क्या नाम दिया गया? सभी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, इसे अगर आप गलत करते हैं तो समझ जाइए आप कितने पानी में। ऑप्शन लिखे गए हैं, इसका आंसर दीजिए। सातवां है किस वैज्ञानिक ने परमाणु को सौर मंडल से तुलना की? तो आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए इसे मैं बता देता हूँ कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु को सौर मंडल से तुलना की। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर मंडल से की। जैसे कि परमाणु में चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, घूमते रहते हैं उसकी कक्षा में एक निश्चित दूरी पर, उसी प्रकार से सौर मंडल में भी जो ग्रह हैं एक निश्चित दूरी में चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। अब आठवां है प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है? 2n स्क्वायर के हिसाब से आप निकाल के दिखाइएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसे तो आपको बताना ही है, मैंने अच्छे तरह से समझाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया? सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसे आपको बताना ही है। इसकी सारी जो आंसर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहां से जाना है और देखें। इसी प्रकार से दोस्तों जल्द से जल्द ये सीरीज खत्म होने वाली है, हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2-2 वीडियो आ जाए और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी की सारी डाउट्स दूर हों और सारे टॉपिक्स भी कवर। तो दोस्तों इसी प्रकार से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।